लद्दाख की दुर्गम गलवान घाटी में ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है? ऐसी ही चोटियां रहती हैं जहां पर हमारे सैनिकों को डिप्लॉय होना होता है, जहां पर उन्हें हमेशा तैनात रहना होता है। हिमाचल में चीन की सरहद से सटे भारत के आखिरी गांव में क्यों हलचल है? इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो ये बता रहे हैं कि लोपाक्षु बॉर्डर है और वहां पर चीन ने भारी सेना का जमावड़ा अपने मिलिट्री बेस कैंप में किया हुआ है। उत्तराखंड में काली नदी के किनारे नेपाली सैनिकों ने अचानक क्यों डेरा डाला है? हम आपको आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर पिछले 15 दिनों में नेपाली जो सेना है उसकी मूवमेंट हुई है। उन्होंने यहाँ पर एक अस्थायी हेलीपैड बनाया है। सिक्किम में चीन से सटे इलाकों में अचानक सरगर्मी क्यों बढ़ गई है? सिविलियंस को किसी भी तरह की परमिशन नहीं है जो सिक्किम के निवासी नहीं है। जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक, हिमाचल से उत्तराखंड तक, सिक्किम से अरुणाचल तक 3488 किलोमीटर की भारत चीन सीमा के ग्राउंड जीरो पर क्या है हालत? भारत चीन बॉर्डर के चप्पे चप्पे की खबर आज आपको देगा आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। 17,000 फीट की ऊंचाई, बर्फ और चट्टानों का जानलेवा मिश्रण, सामने चीन जैसा विश्वासघाती दुश्मन और उसके सामने अपना सीना अड़ा कर खड़े हैं हमारे जवान। आज हम आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की वास्तविक स्थिति बताएंगे और साथ ही यह भी दिखाएंगे कि क्यों आप में यह यकीन होना चाहिए कि भारतीय सेना जब तक है, हिंदुस्तान की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। नीले आकाश में उड़ते चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर, दुर्गम पहाड़ों के सन्नाटे को चीरती लड़ाकू विमानों की आवाजें। देखिए, इसी तरीके से आसमान में आप जो फाइटर विमानों की सर्वेलांस सॉर्टीज देख रहे हैं वो लगातार चल रही हैं। दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों पर दौड़ती भारतीय सेना की गाड़ियां। हम मूवमेंट्स भी देख सकते हैं, चाहे सेना हो या फिर वो सिविल ट्रक्स जो मदद के लिए, सामान लेने के लिए, चाहे रसद, चाहे बीआरओ की मदद के लिए आगे बढ़ते हुए हमेशा नजर आते हैं। पहाड़, पठार, नदी, नाले, हर तरफ एक अनजान खतरे का डर है। सवाल यह है कि लद्दाख की गलवान घाटी में इस वक्त हो क्या रहा है? क्या है गलवान घाटी की ग्राउंड रिपोर्ट? जून जुलाई में पानी आता है, बहुत पानी आता है जी। अच्छा। फिर जा नहीं पाता है, फिर नुब्रे से जाता है। मतलब घोड़े लेता है, ऊँट नहीं जाता है। ऊँट नहीं जाता। हाँ, ऊँट जा नहीं सकता है उधर से। हाँ। इधर से तो सर्दियों में जाता है, बहुत तकलीफ होता है। ओहो हो। हाँ। इतना कोड़ा होता है, पानी इतना ठंडा होता है, इतना ठंडा है। आदमी सब इस बेचारे सब इसमें जाता है। हाँ। पहाड़ हैं, पठार हैं, नदी हैं, नाले हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह का इंसानी विभाजन, इंसानी निर्मित विभाजन नजर नहीं आएगा। प्राकृतिक विभाजन है और प्राकृतिक विभाजन के कारण दोनों देशों की सेनाएं जहां तक पहुंचती हैं, जहां तक पेट्रोलिंग करती हैं, जो उनकी एक तरह से ऐतिहासिक समझ आ रही है, उसमें चीन किस तरीके से एक एक कदम करके और अपनी सीमा को बढ़ाने का प्रयास करता है। उसकी नीति भी कही जाती है, 2 कदम वो आगे जाए और 1 कदम वो पीछे खींचे, फिर भी 1 कदम उसका हो जाता है। दुर्गम पहाड़ों के बीच करीब 11 से 22,000 फीट की ऊंचाई पर बसा है लद्दाख। इसी लद्दाख में LAC के पास है वो गलवान नाला जहां पर 15-16 जून की रात भारत और चीन की सेनाओं के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। उस घटना के बाद से पूरे लद्दाख में माहौल बदल गया है। LAC की हर पोस्ट पर सेना तैयार है। ग्राउंड जीरो पर जमीन से लेकर आसमान तक से नजर रखी जा रही है। 3 दिन पहले ही वायुसेना प्रमुख RK भदौरिया लेह एयरबेस का दौरा कर चुके हैं। ये दौरा CDS और तीनों सेना प्रमुखों की हाई लेवल बैठक के बाद हुआ था।
इसके बाद भारत ने लद्दाख में लड़ाकू विमान मिराज 2000 तैनात कर दिया है। The security scenario in our region mandates that our armed forces remain prepared and vigilant at all times. The development at the LAC in Ladakh is a small snapshot of what we are required to handle at short notice. In spite of unacceptable Chinese action after agreements reached during military talks and resultant loss of life, all efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared and suitably deployed. ये वही फाइटर प्लेन है जिसका इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक में हुआ था। सुखोई 30 भी अलर्ट पर है। भारत के लड़ाकू हेलीकॉप्टर लगातार आसमान में मंडरा रहे हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर की नजर भी LAC पर हो रही हर हरकत पर है। चिनूक से तमाम सैनिक और हथियार फॉरवर्ड फ्रंट पर भेजे जा रहे हैं। जरूरी सामान के साथ Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर भी है। संदेश वही है जो 2 दिन पहले PM मोदी ने दिया था। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। लद्दाख में भारत और चीन की सीमा लगती है। यहाँ की जलवायु अत्यंत शुष्क और कठोर है, जिसकी वजह से यहाँ पर सेना को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है। एक तो चीन जैसा चालबाज दुश्मन, दूसरा दुरूह मौसम। आप जब गलवान घाटी की ओर निकलते हैं, पेंगोंग सो की तरफ निकलते हैं, तो उस इलाके में भी गर्मी के मौसम में भी आपको ऊंची चोटियों पर बर्फ नजर आएगी और ठंड बढ़ती जाती है। लेह शहर से ठंड बढ़ती जाती है और यही होती है चुनौतियां हमारे सैनिकों के सामने। यानी वो सिर्फ चीन से नहीं लड़ते हैं, बल्कि वो उस मौसम, उन परिस्थितियों सबसे लड़ रहे होते हैं। हिमालय की गोद में बसा लद्दाख का ये इलाका पठारी है। पाकिस्तान और चीन की सीमा से सटा होने के कारण लद्दाख का भारत के लिए खास रणनीतिक महत्व है। हम इस समय जहां पर मौजूद हैं, इस जगह से आप भारत की चुनौतियों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, भारतीय सेना की तैनाती को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आप मेरे ठीक पीछे जो हिस्सा देख रहे हैं, ये दरअसल आप आगे इस सड़क पे जाएंगे तो वो गलवान वैली, गलवान घाटी का इलाका है और उसके आगे वो अक्सई चीन, जिसे लेकर चीन अलग अलग दावे करता है, ऐसे दावे जो पूरी दुनिया में किसी भी तरीके से विश्वास के काबिल ही नहीं है। अब हम इसकी तरफ से घूमते हुए अगर आगे की तरफ बढ़े तो कुछ आपको लद्दाख शहर भी नजर आएगा, लेकिन उसके आगे वो आपको खारदुंगला का इलाका नजर आएगा, जो कि सबसे ऊंचाई वाली सड़क है जहां पर गाड़ियां जाती हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार, जिसे हम कहें कि नमूना कि किस तरीके से भारत ने उस ऊंचाई पर भी सड़क का निर्माण किया। वहीं से आगे होकर सड़क जाती है सियाचिन की तरफ, जहां पर हमारा दुश्मन है पाकिस्तान। यानी वहां पर पाकिस्तान, इस तरफ अगर हम देखें तो यहां चीन से हम मुकाबला कर रहे हैं। और अगर हम इन दोनों तरफ से उस ओर की ओर घूमें तो मेरे ठीक सामने वाला जो इलाका है वो कश्मीर घाटी का इलाका है, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंक से लहूलुहान भी रहता है और जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार हम पाकिस्तान की धोखेबाजी भी देखते रहते हैं। गलवान क्षेत्र लद्दाख के चुशूल काउंसिल में आता है, जबकि गलवान घाटी लद्दाख और अक्सई चीन के बीच स्थित है। यहां से भारत चीन सीमा काफी नजदीक है। गलवान घाटी भारत में लद्दाख से लेकर चीन के दक्षिणी शिनजियांग तक फैली है। ये क्षेत्र भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है,
क्योंकि इस इलाके से भारत, पाकिस्तान और चीन दोनों पर नजर रख सकता है। गलवान वैली कैसा दिखता है, कैसा है इलाका? है क्या जनाब, पूरा नाला नाला है, बस पत्थर पत्थर, पहाड़ तो है। पहले जो आर्मी ये जो वही से दौलत बसे ये क्या बोलता है, यरकिंदी चलता है बोलता है ना, उसका जगह जगह उसका रोड है बोलता है, उधर से अभी तो उसके अंदर गया नहीं यरकिन, अभी तो हम लोग को तो देखा है भी नहीं। फ्रंट लाइन पे एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो इंडियन आर्मी के सिवाय किसी और सिविलियन या किसी के पास भी उसका इंफॉर्मेशन का एक्सेसिबिलिटी नहीं है। गलवान नदी काराकोरम रेंज के पूर्वी छोर से निकलती है, फिर पश्चिम में जाकर श्योक नदी में मिल जाती है। गलवान नदी पर भारत पुल बना रहा है और गलवान घाटी तक जाने के लिए सड़क का निर्माण कर रहा है। इसी सड़क ने ड्रैगन की नींद उड़ा दी है। अब से पहले इस तरह की सड़कें भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन बीआरओ ने अपनी तरफ से जिस तेजी से यहाँ पर काम किया है और जिस तरीके से यहाँ पर आपको सरहद की ओर जाती हुई अच्छी सड़कें दिख जाएंगी, वो वाकई उस रिजॉल्व को दिखाता है, उस हिम्मत को दिखाता है कि किस तरीके से पहाड़ों के सीने को चीर कर भी हम जल्द से जल्द इस तरह की सड़कें बना सकते हैं, इस तरह की सड़कों का निर्माण कर सकते हैं कि हमारी सेनाओं को कभी भी आगे बढ़ने में किस तरह की दिक्कत न आए। जिस गलवान घाटी पर चीन अपना दावा कर रहा है, ऐतिहासिक रूप से उसका कोई सिरा चीन से नहीं जुड़ता, न तो इस नदी घाटी का नाम और न ही कोई जमीनी साक्ष्य। इस घाटी का नाम एक भारतीय के नाम पर है और वो हैं लद्दाख के रहने वाले गलवान अमीन के दादा रसूल गलवान। गलवान अमीन के दादा गुलाम रसूल गलवान सालों पहले लद्दाख आकर बस गए थे। उन्हें इन पहाड़ियों के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। 12 साल की उम्र में ही वो अंग्रेजों के टूरिस्ट गाइड बन गए। अंग्रेज खोजकर्ताओं के साथ घाटी में घूमने के दौरान गुलाम रसूल ने अपना अनुभव बायोग्राफी सर्वेंट ऑफ साहिब्स में दर्ज किया। इस किताब में गलवान घाटी की पूरी कहानी है। सर फर्नांड यंग हस्बैंड जो एक्सप्लोरर और टेकर मशहूर है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो उनको वहाँ से रास्ता भटक गया है। तो रसूल गलवान ने जिम्मेवार था कि वो कहाँ से निकले, तो रसूल गलवान ने रास्ता दिखा के उस काबिले से निकाल दिया। तो अंग्रेज लोग बहुत खुश हो के उस जगह का नाम गलवान रसूल यानी गलवान नाले के नाम रखा गया है। गलवान घाटी पर पूरी तरह से भारतीय दावा सही है, ये बात चीन भी अच्छी तरह से जानता है। लेकिन चीन तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है। जमीन पर कब्जा करने की उसकी पुरानी फितरत है, लिहाजा वो जानबूझकर गलवान में अपना दावा दर्ज कर रहा है। भारत और चीन सीमा पर हिंदुस्तान के आखिरी गांव नामग्याम में इस समय हम मौजूद हैं, चूंकि ये हिंदुस्तान का हिमाचल का आखिरी गांव है और इस गांव की जमीन के ठीक पीछे चाइना शुरू हो जाता है और यहाँ पर बाकायदा आईटीबीपी और हिमाचल सरकार ने अलर्ट जारी किया हुआ है कि लोग घरों से बाहर ना निकलें। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सन्नाटा एकदम पसरा हुआ है। ठीक पीछे अगर इस कैमरे को हम ले जाते हैं तो ये सतलुज नदी यहाँ से दिखाई दे रही है और ये सतलुज नदी चाइना से बहकर यहाँ पर आ रही है। और इस कैमरे को थोड़ा सा ऊपर हम करते हैं तो वो जो बर्फ की चोटियां आपको दिखाई देंगी, ये दरअसल चाइना का हिस्सा यहाँ से शुरू हो जाता है। इसके पीछे चाइना का लोप्शा मिलिट्री बेस कैंप है और आजकल वहां पर काफी गतिविधि बढ़ी हुई है। कैमरे को अब थोड़ा सा इधर घुमाते हैं
तो ये सतलुज नदी है और ये सतलुज नदी थोड़ा सा आगे जाकर ये जो पिछली पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर स्पीति रिवर में मिलती है। यहाँ पर सतलुज और स्पीति दोनों नदियों का संगम होता है। भारत चीन सीमा पर बसा हिंदुस्तान का आखिरी गांव नामग्या। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बसे इस गांव में इन दिनों अजीब सी दहशत है। सरकार और आईटीबीपी के इंटेलिजेंस इनपुट के बाद यहां पर हाई अलर्ट है। लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। इलाके में आर्मी का मूवमेंट लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार चीन ने लोपाक्षु मिलिट्री बेस कैंप में सैनिकों का हुजूम इकट्ठा कर रखा है, जिसकी वजह से शांत रहने वाले इस इलाके में भी तनाव चरम पर है। किसी इंटेलिजेंस के थ्रू कल ऐसा पता लगा कि उनका भी काफी गैदरिंग वहाँ लोपशाक में आजकल हो रहा है। लोपशाक कैंप जो आर्मी का बेस है, बेस कैंप है जी, बेस कैंप है चाइना का, चाइना मिलिट्री का। चाइना मिलिट्री का डर तो लगता है क्योंकि हम बॉर्डर नजदीक पे हैं, यहाँ से कम 10 किलोमीटर के पीछे चाइना है। तो फिर भी हमारे सैनिक भाई हैं बॉर्डर पे आगे शिपकिला में, तो उनकी वजह से हमें थोड़ा अपना सेफ्टी महसूस करते हैं। हर साल 1 जून से 30 नवंबर के बीच नामग्या गांव के लोग सीधे बॉर्डर जाकर चाइना से सामान खरीदते थे और भारत में लाकर बेचते थे। लेकिन पिछले दिनों हुए तनाव की वजह से इनका व्यापार चौपट हो गया है। हालांकि इन लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि चीन ने अपने इलाके में तो चौड़ी चौड़ी सड़कें बना ली हैं, लेकिन जैसे ही भारत अपने इलाके का विकास करता है, चीन के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तिब्बत आना जाना हमारा लगा रहता है। तो हमने एक्चुअली में एक चीज ये देखा कि उनके जो रोड्स है, बहुत सड़कें बहुत चौड़ी है, तो हमारे इधर रोड बहुत नैरो है। तो हमारे जो हैवी रॉक, हार्ड रॉक की वजह से रोड नैरो है। और मैं समझता हूँ कि आगे कुछ ऐसा हुआ तो जो हमारे हैवी एमुनिशन या हैवी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल्स के लिए दिक्कत आएगी इंडियन आर्मी को। कोई व्यापार नहीं होना चाहिए सर, हमारे देश की हालत ठीक होना चाहिए, ऐसा कुछ संबंध नहीं रहना चाहिए चीन के साथ। जी, भले ही आपका नुकसान हो जाए। हाँ जी। चाइना की तरफ से लगातार इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे हैं कि चाइना भारत से लगती हुई तमाम सीमाओं पर सेना का जमावड़ा कर रहा है। लिहाजा सीमा पर भारतीय सेना की मूवमेंट बढ़ गई है। शिपकिला बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने भी पूरी तैयारी कर दी है। फिलहाल भारत चीन सीमा से लगता हुआ ये इलाका है और यहाँ पर आर्मी की गतिविधियां एकदम बढ़ गई हैं, क्योंकि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि लोपाक्षु बॉर्डर है और वहां पर चीन ने भारी सेना का जमावड़ा अपने मिलिट्री बेस कैंप में किया हुआ है। लिहाजा भारतीय सेना ने भी अब यहाँ पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं ताकि किसी भी सूरत में ड्रैगन यानी कि चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। हिमाचल से चीन की सीमा 120 किलोमीटर तक लगती है। दर्जनों गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल सीमा से सटे हुए हैं। इंटेलिजेंस इनपुट को देखते हुए फिलहाल इन गांवों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आईटीबीपी और भारतीय सेना के साथ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हिमाचल पुलिस भी जुटी हुई है। पुलिस के बड़े अधिकारी गांव में डेरा डाले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश का ये जो किन्नौर जिला है, इसकी 120 किलोमीटर के लगभग सीमा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगता है। हम एक इंटरनल जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होता है, हम उसके मद्देनजर लोगों में एक विश्वास की भावना को जागृत करने के लिए कि लोगों में भय और भ्रम की जो स्थिति है उसको दूर रखें। प्रशासन जो है वो पूरी तरह से लोकल जो स्थानीय पुलिस है वो पूरी तरह से जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके की घटना हो रही है उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। और हम अभी लोगों के साथ मिल करके लोगों के क्या कंसर्न्स रहेंगे, लोगों के क्या इश्यूज रहेंगे, उन सारी चीजों का एक फीडबैक लेकर के
प्रदेश सरकार से उसको शेयर किया जाएगा। चाइना की दिक्कत भारत के साथ ये भी है कि भारत चीन सीमा से लगते हुए इलाकों में सड़क क्यों बना रहा है। ये सड़क आप देख सकते हैं, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसे BRO कहते हैं वो यहाँ पर बना रहा है और यहाँ पर भारत चीन की सीमा लगती है जहाँ पर आर्मी की गतिविधियां होती हैं। तो दरअसल चाइना की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चाइना ये चाहता है कि खुद की सड़कें तो बहुत चौड़ी चौड़ी बॉर्डर तक बन जाएं, लेकिन भारत किसी भी सूरत में अपनी सड़कों का निर्माण ना करे। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, भारत चीन सीमा, आज तक। उत्तराखंड की भारत नेपाल सरहद से बहुत चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। धारचूला से 55 किलोमीटर आगे मालपा के पास नेपाली सेना ने पहली बार काली नदी के किनारे एक हेलीपैड बनाया है। यहां पर कई टेंट भी लगाए गए हैं जिनमें नेपाली सेना के दर्जनों जवान तैनात हैं। कैलाश मानसरोवर जाने वाली धारचूला लिपुलेख सड़क को लेकर नेपाल के विरोध के बीच इस वक्त हम मालपा पहुंचे हैं, जमीनी हालात का जायजा ले रहे हैं और यहाँ पर काली नदी के ठीक दूसरी तरफ हम आपको आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर पिछले 15 दिनों में नेपाली जो सेना है उसकी मूवमेंट हुई है। उन्होंने यहाँ पर एक अस्थायी हेलीपैड बनाया है। ये पेड़ देख सकते हैं आप, काफी पेड़ काटे गए हैं हेलीकॉप्टर की मूवमेंट को लेकर और करीब 6 से 7 नेपाली सेना के यहाँ पर कैंप लगाए गए हैं। नेपाली आर्मी के जवानों की मूवमेंट आप देख सकते हैं। धारचूला से लिपुलेख कैलाश मानसरोवर जाने वाले हाईवे के उद्घाटन के बाद से चीन इस इलाके में नेपाल को भी भारत के खिलाफ भड़का रहा है। चीन के बहकावे में आकर नेपाल सरकार ने संसद में इस संबंध में एक नया नक्शा पास किया है। चीन नहीं चाहता है कि भारत धारचूला से लिपुलेख तक 80 किलोमीटर की रणनीतिक सड़क बनाए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चीन क्यों भारत की सड़क से डर रहा है। चलिए इस सड़क की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि आप भी समझ सकें कि क्यों ये सड़क भारत के लिए गेम चेंजर है। इस वक्त हम पिथौरागढ़ से 12 घंटे का रास्ता तय करने के बाद भारत नेपाल और चीन से लगने वाली सरहद धारचूला पहुंचे हैं। ये इलाके की अगर हम बात करें तो ये कैलाश मानसरोवर का जो रास्ता है ये रास्ता आगे बढ़ता है। धारचूला से 80 किलोमीटर लिपुलेख जिसका हाल में उद्घाटन हुआ, लिपुलेख तक जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। और अब हम आपको दिखाते हैं ये काली नदी है जो कि एक तरह से भारत और नेपाल के बीच में सरहद का काम करती है। नदी के ठीक सामने वाला इलाका नेपाल का है और इधर इस वक्त हम भारत की सरहद पर खड़े हैं। अल्मोड़ा से होते हुए हमारी टीम पहुंची धारचूला। धारचूला नेपाल और चीन से लगने वाला सरहदी इलाका है। धारचूला से चीन सीमा की दूरी 80 किलोमीटर है। नेपाल की सीमा धारचूला से ही शुरू होती है। धारचूला में काली नदी के इस पार भारत है, जबकि दूसरी ओर नेपाल। काली नदी के आसपास सैकड़ों गांव बसे हुए हैं। इन गांवों में आवाजाही के लिए कई झूला पुल बने हैं। काली नदी की दूसरी तरफ ये तिगड़म गांव है जहां पर झूला पुल की मदद से लोग एक दूसरी तरफ जाते हैं और कहा जाता है कि भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का संबंध है। दोनों के एक दूसरे से संबंध है, शादी विवाह के संबंध है, रोजगार के संबंध है। और फिलहाल अगर हम धारचूला से और इस पूरे काली नदी के 80 किलोमीटर की बात करें तो यहाँ पर ऐसे 6 झूला पुल बनाने का प्रस्ताव है। दोनों तरफ के गांवों के बीच रोटी और बेटी का संबंध है, इसलिए जब से तनाव बढ़ा है दोनों तरफ के लोग परेशान हैं। सर तनाव चल रहा है, इससे जो तनाव चल रहा है इससे पहले तो जो है नेपाल से संबंध अच्छे थे। इस बीच संबंध बिगड़ने से हमें जो है सारी समस्या नेटवर्क
क्यों नेपाल का BSNL जो भी काम करता था नेटवर्क, उससे हमारी दूरसंचार व्यवस्था चलती थी। आज की डेट में नेपाल से संबंध खराब होने के बावजूद अभी जो हमें एक रिचार्ज है जो 60 रुपए का मिलता था 100 रुपए में मिल रहा है कालाबाजारी से। हम लोगों का तो नेपाल से इतना गहरा संबंध है कि हम लोग जो है नेपाल से रिलेटेड है। अभी हम लोगों का ननिहाल ही नेपाल में है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जो गतिविधि नेपाल से हमें सुनने में आ रही है, ऐसा लग रहा है, तो उससे हम लोगों को भी नेपाल की एक्टिविटी अच्छी नहीं लग रही है। अभी लॉकडाउन की वजह से हमारे सारे बॉर्डर बंद है। नेपाल से हमारा अभी संबंध कुछ नहीं है, उनसे सिर्फ हम लोग फोन में बात कर सकते हैं अपने रिलेटिव से, बाकी तो अभी आना जाना सारा बंद है। इन दिनों नेपाल बॉर्डर के पास हलचल तेज हुई है। कालापानी से करीब 40 किलोमीटर पहले मालपा के पास नेपाल ने अपनी सीमा में एक पोस्ट बनाई है। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये पोस्ट करीब 1 हफ्ते पहले बनाई गई। जब से नेपाल इंडिया का कुछ गतिविधियां खराब होने के कारण यहाँ पे जो उन्होंने मुद्दा उठा रखा है, काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपू लेक का जो मामला, अभी जब माननीय श्री राजनाथ सिंह ने इस रोड का जो है उद्घाटन किया और उसके बाद इन्होंने इस एक्शन को लेते हुए आज से लगभग 15-20 दिन पहले यहाँ पे इन्होंने 2 दिन जो है अपनी हेली से जो सारी सामग्री उतार के जो है ये हेड कैंप बना के यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इन्होंने जब ये रोड स्टार्टिंग हुई और स्टार्टिंग में जो है इन्होंने कभी ये मुद्दा का कोई आज तक हमने भी नहीं देखा कि इन्होंने ये लिम्पियाधुरा काला पानी हमारा है वाला। और अभी जब से रोड स्टार्ट हुई तब इन्होंने कुछ कहा नहीं। और अभी जो है जब उद्घाटन हुई उसके बाद जो है एक लिम्पियाधुरा जो काला पानी का जो एरिया इंडिया का है और उसको जो है ये अपना बताते हुए जो है इन्होंने ये कैंप यहाँ पे। लिपू लेक तक बनी नई सड़क अभी कच्ची है। भूस्खलन के कारण ये सड़क आए दिन ब्लॉक रहती है। PRO इस सड़क को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। धारचूला से लिपू लेक तक जाने वाले इस हाईवे को बनाने में पिछले 4 सालों में काफी मशक्कत करनी पड़ी है BRO और तमाम दूसरी जो कंपनियां इस पर जुड़ी हुई हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कैसे बड़े जो JCB और दूसरी मशीनें हैं उनकी मदद से ऊंचे पहाड़ों को काटकर ये सड़क बनाई गई है। इस हिमालय श्रृंखला के अंदर ये सड़क निकली है और इसके लिए न सिर्फ बड़ी मशीनें बल्कि वायुसेना के जो नए चिनूक हेलीकॉप्टर हैं उनकी भी मदद ली गई। उनकी मदद से आगे ऊंचे पहाड़ों पे मशीनें उतारी गई, बाहर से मशीनें खरीदी गई। उन मशीनों की मदद से इस सड़क को काटने का काम किया गया। अभी तक जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती थी वो अलग पैदल यात्रा मालपा होते होते अलग पड़ावों से होते हुए गुंजी होते हुए पैदल यात्रा होती थी। लेकिन पिछले 4 सालों में कोशिश की गई कि यहाँ से लेकर धारचूला से लेकर लिपू लेक तक का जो 80 किलोमीटर का रास्ता है उसको एक हाईवे में तब्दील किया जाए। हालांकि अभी भी इस पर काफी काम होना बाकी है, लेकिन BRO और बाकी जो दूसरे लोग लगातार दिन रात मुश्किल हालात में यहाँ पर इस हाईवे को बनाने में जुटे हुए हैं। धारचूला मुख्यालय से घटिया बगड़ तक 40 किलोमीटर की सड़क BRO ने 2006 से पहले ही काट ली थी। लिपू लेक राजमार्ग पर बड़े पत्थरों को काटकर हटाने के लिए एक खास ड्रिल मशीन विदेश से मंगाई गई है। इस वक्त हम मशीन आपको दिखा रहे हैं। ये खास ड्रिल मशीन है जो बड़े पत्थरों पर ड्रिल करके यानी कि छेद करके उनको तोड़ सकती है और रास्ता उसके अंदर निकाल सकती है। हाइड्रोलिक मशीन है, बड़े इंजन के साथ चलती है और ऐसी कई मशीनें धारचूला से लेकर लिपू लेक तक का जो 80 किलोमीटर का राजमार्ग बनाया जा रहा है उस पर ऐसी कई मशीनें लगाई गई। JCB बड़ी JCB के जरिए काम किया जा रहा है और ऐसी खास मशीन को यहाँ पर उतारने के लिए वायुसेना की भी मदद ली गई। वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से इसको यहाँ पर उतारा गया। ऐसी कई मशीनों को आगे जो फॉरवर्ड के इलाके हैं वहां पर उतारा गया। तो कह सकते हैं कि युद्ध स्तर पर पिछले 4 सालों में लिपू लेक राजमार्ग को खोलने के लिए BRO ने कोशिश की है। घटिया बगड़ से मालपा तक सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन BRO को इस दुर्गम हिस्से की सड़क काटने में 11 साल लग गए।
धारचूला से करीब 55 किलोमीटर का सड़क का रास्ता तय करने के बाद पिछले 10 घंटों में हम इस वक्त बुधी पहुंचे हैं और यहां से जो लिपुलेक का रास्ता है अब 25 किलोमीटर का रास्ता आगे बचा हुआ है। इसके आगे छियालेक, गरव्यांग और जो गुंजी गांव हैं वहां पर सेना और आईटीबीपी की फॉरवर्ड पोस्ट मौजूद हैं। इसके आगे का रास्ता फिलहाल रास्ते पर काम चल रहा है, जगह जगह पर रास्ता ब्लॉक है और क्योंकि सामरिक रास्ता होने की वजह से आगे जो फॉरवर्ड पोस्ट होने की वजह से आगे का रास्ता फिलहाल बंद किया हुआ है। अग्रिम पोस्टों से आगे हिमालय की ऊंची चोटियां और गहरी घाटियों के चलते यहां भौगोलिक परिस्थितियां बेहद दुर्गम हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में कभी भारतीय और कभी चीनी सेना का आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन लद्दाख में चीनी सेना से झड़प के बाद यहां भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस वक्त हम लिपुलेक से 25 किलोमीटर पीछे बुधी गांव के इलाके में और यहां से एक तरह से पूरी तरह से सामरिक इलाका है। हाल में चीन की तरफ से जो गतिविधियां हुई हैं उसको देखते हुए यहाँ पर भारतीय सेना ने भी अपनी अतिरिक्त तैनाती की है। यहाँ पर कुछ सेना की जो नई तैनाती हुई है यहाँ पर वो मौजूदगी यहाँ पर दिख रही है। कुछ नए टेंट लगाए गए हैं, कुछ टीन शेड बनाए गए हैं जहाँ पर अतिरिक्त जो सैनिक सरहद की तरफ जाने वाले हैं उनके लिए ये तैनाती की गई है। लिपुलेक दर्रे के पार चीन सीमा से कैलाश मानसरोवर की दूरी महज 72 किलोमीटर है। सीमा से लेकर मानसरोवर तक चीन ने पहले ही सड़क बना रखी है, लेकिन अब जब भारत लिपुलेक तक हाईवे बना रहा है तो ड्रैगन इससे डर रहा है। हमने धारचूला से लेकर लिपुलेक तक जाने वाली सामरिक सड़क का जायजा लिया और साफ तौर पर देखा कि भारत अपनी सैन्य तैयारियों के मुकाबले में चीन को लगातार आईना दिखाने का काम भी कर रहा है, लेकिन भारत ने साफ किया है कि वो चीन के मुकाबले में कहीं भी अपनी तैयारियों में को कहीं भी कम नहीं करेगा। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ मजीत नेगी, बुधी गांव, धारचूला तक। सीमा कई हजार किलोमीटर चलती है, लेकिन सिक्किम में 220 किलोमीटर है। यही वजह है कि आर्मी की गाड़ियों में अधिकतर सामान पहुंचाया जा रहा है बॉर्डर के आसपास। मैं इस समय हूं बंगाल और सिक्किम की सीमा पर। यहां पर पूरी प्रक्रिया के साथ जितनी भी वाहन है उन्हें अलाउ किया जा रहा है। ऐसे में सिविलियंस को किसी भी तरह की परमिशन नहीं है जो सिक्किम के निवासी नहीं है। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पहला पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दूसरा मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तीसरा पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। जैसे पहले से जो स्थिति जो है कुछ बदलती हुई नजर आ गई है। पहले आर्मी के वाहन की जो तादाद थी बहुत कम थी, अभी दिखने में आ रहा है कि कुछ दिनों से आर्मी के वाहनों की गाड़ियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और उनका जो है आवागमन में बढ़ा हुआ है। 2017 में भारत और चीन के बीच डोकलाम को लेकर 73 दिनों तक तनातनी चली थी। डोकलाम सिक्किम बॉर्डर के नजदीक ही पड़ता है। ये एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है जहां से चीन काफी नजदीक है। भारत और चीन की सीमा सिक्किम में करीब 220 किलोमीटर है। ऐसे में उसकी सुरक्षा करना पूरी तरह से जिम्मेदारी है और इन्हीं सब के चलते लगातार गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है और डिप्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर नाथुला यह ट्राई जंक्शन है जहाँ पर 2017 में टेंशन हुआ था डोकलाम को लेकर। डोकलाम एक ऐसा इलाका है जो भारत, चीन और भूटान के बीच का इलाका है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि उसी जगह से जिस तरह से चीन ने पिछली बार कब्जा करने की शुरुआत की थी और फिर एक बार मुंह की खाई थी। भारत को ये आशंका हमेशा रहती है कि चीन की नजर भारत से पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाले चिकन नेक पर है। इसीलिए जब से लद्दाख में चीन से तनाव बढ़ा है, पूर्वोत्तर राज्यों में भी सेना की गतिविधि तेज हो गई है। चाइना की आंख हमेशा इस इलाके के आसपास रहती है, क्योंकि जितना वो इस इलाके के करीब आएगा उतना वो भारत को परेशान कर सकेगा।
पूर्वोत्तर भारत की अधिकतर सप्लाईज यहीं से जाती हैं। सारी सप्लाई या तो रेल के जरिए या फिर रोड के जरिए, हवाई यात्रा के जरिए भी भेजा जाता है सामान। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी चुनौतियां होती हैं, एक और पहाड़ी रास्ता तो दूसरी ओर खराब मौसम, जो इस इलाके में जगह जगह पर भूस्खलन होने के कारण इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। दार्जिलिंग के जरिए और सिक्किम को जो सामान पहुंचाया जाता है, जो इस रास्ते के जरिए पहुंचाया जाता है, दार्जिलिंग जिला है ये, तो इन सब के बीच में भी यही सबसे बड़ी चुनौतियां रहती हैं। सिक्किम में करीब 220 किलोमीटर चीन के साथ सीमा है, तो वहीं अरुणाचल में करीब 1100 किलोमीटर सीमा चीन के साथ लगती है। चीन इन दोनों इलाकों में समस्या पैदा करता रहा है, लेकिन हर बार उसे भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है।